बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शॉर्टकट पॉइंट। अपनी सबका वीडियोस में हम लैंड या ज़मीन की डेफिनेशन देख चुके हैं, ज़मीन की क्लासेस पे हमने डिस्कस कर ली है और आज की वीडियो में हम लाल लकीर के बारे में जानने जा रहे हैं। यकीन कीजिए, आपकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स और टर्मिनोलॉजी की जो गैलेक्सी है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो लाल लकीर है। इंटरव्यूअर हर दूसरे से तीसरे इंटरव्यू में आपसे लाल लकीर के बारे में ज़रूर पूछता है और फिर अगर ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, ऐसी बेसिक जो इस्तिलाहात हैं, इन पे अगर विद रेफरेंसेस और कंटेक्चुअलाइज करके अगर आप जवाब करते हैं तो आप अपने इंटरव्यू को न सिर्फ क्रैक कर सकते हैं बल्कि पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशनों को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आज हम लाल लकीर के बारे में जानेंगे। पहले जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि द टेनेंसी एक्ट 1887 सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में लैंड की जो डेफिनेशन दी गई है, इसको हम मुख्तसर तौर पर इस तरह बयान कर सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसी ज़मीनों को शामिल किया जाता है और डिस्कस किया जाता है जो एग्रीकल्चर पर्पसेस या ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होती। अब कौन सी ऐसी ज़मीन होगी जो ज़रूरी मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो रही होगी और लाल लकीर के अंदर होगी, जिसके गिर्द बाकायदा लाल लकीर खींच दी गई होगी। और लाल लकीर से मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि लाल लकीर से मुराद ये होगा कि यहाँ पे दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का इतलाक़ नहीं होगा। यानी यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स चाहे किसी भी कैटेगरी में, किसी भी क्लास में बैठे हुए हैं, रेवेन्यू हिरार्की में किसी भी जगह पे कितनी बड़ी पोजीशन पे हैं, वो अपना अख्तियार यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लाल लकीर के अंदर जो अख्तियारात होते हैं आमतौर पर ये सिविल कोर्ट्स में जाके चैलेंज होते हैं और सिविल कोर्ट्स के ज़रिए ही इन पे प्रोसीडिंग्स होती हैं। अगर कभी रेवेन्यू ऑफिसर को किसी डिमार्केशन में या बतौर कमीशन किसी मामले में भेजना होता है तो बाकायदा सिविल कोर्ट अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए रेवेन्यू ऑफिसर को एक डायरेक्शन जारी करता है और बतौर कमीशन वहाँ पे जाकर रेवेन्यू ऑफिसर फंक्शन करता है, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर के पास अपने अख्तियारात इन ज़मीनों पर होते ही नहीं हैं। और ऐसा इसलिए है कि सेक्शन 3 ऑफ दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में ऐसी ज़मीनों को एक्सक्लूड कर दिया गया। ये सेक्शन एक छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सेक्शन पढ़ के सुना देता हूँ। सेक्शन 3 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो बयान करता है वो है कि एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्राम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। यानी कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो इस एक्ट की ऑपरेशन से बाहर हैं, जहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स के फंक्शन अख्तियार जाके ख़त्म हो जाते हैं। इसकी मज़ीद वजाहत में कहा गया है कि द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल नॉट बी अप्लीकेबल टू एन एरिया नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बयान की गई हैं। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि जितनी ज़मीनें महकमा माल में हैं वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं और एग्रीकल्चर पर्पसेस में जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेवेन्यू ऑफिसर्स का वो ये है कि हमने वहाँ पे जाके रेवेन्यू की असेसमेंट करनी है, रेवेन्यू की कलेक्शन करनी है, गवर्नमेंट या स्टेट के लिए मालियात इकट्ठे करने हैं, टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। यानी ये सारा कुल फॉर दी फिस्कल पर्पसेस है, मालियाती मकासद के लिए है। वहाँ पे फसलें तो साफ ज़ाहिर है, इससे तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पे काश्तकार हैं, वो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन एज़ गवर्नमेंट फंक्शनरी आप भी जब नैब सीलदार होंगे तो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक ड्यूटी जो होगी वो रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन की होगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि ऐसी ज़मीनें जो एग्रीकल्चर पर्पसेस हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं हो रही होंगी। दूसरा ये है कि वहाँ पे असेसमेंट ऑफ दी लैंड रेवेन्यू जो है वो नहीं हो रही होगी। जब असेसमेंट नहीं हो रही तो साफ ज़ाहिर है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन भी नहीं होती। इसकी दूसरी जो अहम बात है वो इसमें है एज़ नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नोटिफिकेशन करने का अख्तियार जो है सेक्शन 2 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में दिया गया। इसकी जो टाइटल है इसका वो है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्राम प्रोविजन अनसूटेड देयरटो। यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अख्तियार है कि कुछ ख़ास एरियाज़ को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस जो द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है इसके ऑपरेशन से उसको एक्सक्लूड करते हैं। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए हम द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 56 सब सेक्शन बी पे आते हैं। इसमें असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू में कहा गया है कि सच लैंड एज इज़ इंक्लूडेड इन विलेज साइट
यानी ऐसी ज़मीनें जो विलेज साइट है या जहाँ पे विलेज है वो ज़मीनें शामिल नहीं होंगी इसमें। अब विलेज की, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी अर्ज़ किया कि विलेज की डेफिनेशन, लैंड की डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में दी ही नहीं है। लेकिन हम एक और रेफरेंस से ज़रूर इनकी डेफिनेशंस देखें। जैसे हमने लैंड की डेफिनेशन के लिए द टेनेंसी एक्ट 1887 सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 का रेफरेंस लिया, इसी तरह से हम कंटेक्चुअलाइज करेंगे जो विलेज की डेफिनेशन है इसको वाजिबुल अर्ज़ से। आपकी जमाबंदी, आपके 4 साला या आपके पीरियडिकल रिकॉर्ड का जो एक अहम डॉक्यूमेंट है उसको वाजिबुल अर्ज़ कहते हैं। वाजिबुल अर्ज़ पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ हम आप ये ज़हन में रखें कि वाजिबुल अर्ज़ के अंदर बाकायदा डिटेल के साथ विलेज के बारे में बताया गया है। विलेज से आप ये मुराद ले लें कि एक गांव है, एक देहात है जहां आप रहते हैं, जहां आपका दोस्त रहता है। शुरू में कुछ लोगों ने जिनकी वहां पे ज़मीन थी वहां पे आके घर बनाए, इनकी फिर औलाद हुई, फिर उनकी आगे औलाद हुई, इस तरह से नस्लें बढ़ती गई और वहाँ पे आबादी भी बढ़ती गई। अब आबादी गुंजान हो गई या कंजस्टेड हो गई और यहाँ पे एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन मुमकिन ही नहीं रही। शुरू में हमने इसको आबादी देह कहा, यानी ऐसी आबादी जहाँ पे काश्तकारी नहीं हो रही है और सिर्फ वहाँ पे रिहाइश के लिए लोगों ने अपने घर बना लिया, या रिहायशी मकासद के लिए किसी ने वहाँ पे मवेशी रख लिए, या किसी ने मवेशियों का चारा रखने के लिए, या किसी ने किसी ऐसे सब्जर्विएंट पर्पसेस के लिए ज़मीन मुख्तस कर ली और वहाँ पे कल्टीवेशन होना बंद हो गई। फिर हम ये देखते हैं कि ऐसी ज़मीनों को लाल लकीर में कब लेके आया जाता है, ऐसे देहात या ऐसे विलेज साइट्स जब वहाँ पे सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट एक अलग से, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और कंसोलिडेशन पे भी अलग से बनाऊंगा। तो कंसोलिडेशन और सेटलमेंट का जो डिफरेंस है, इनमें जो फ़र्क है और दोनों जो इस्तिलाहात, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन पे दोनों से अलग अलग से जो रूल्स हैं, लॉज हैं, इन पे भी हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली मैं आपको यही बताता हूँ कि जब सेटलमेंट होती है तो सेटलमेंट में ऐसी विलेज साइट के गिर्द लाल लकीर लगा दी जाती है। अब सेटलमेंट कब होगी? सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट किसी भी वक्त की जा सकती है, जब गवर्नमेंट चाहती है सेटलमेंट करा सकती है। लेकिन सेटलमेंट के लिए जो इनिशली जो ड्यूरेशन, जो अरसा बयान किया गया है वो सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में 25 ईयर्स बताया गया। यानी ऐसे बहुत सारे देहात जहाँ पे आबादियाँ कंजस्टेड होती गई, बड़े देहात बनते गए, 25 साल बाद सेटलमेंट होती है और 25 साल के बाद ऐसी मुस्तकिल रिहाइश गाहें, ऐसे मुस्तकिल देहात जो जहाँ पे कल्टीवेशन मुमकिन ही नहीं रही, वो गैर मुमकिन आबादियाँ बन गई हैं, तो उनके इर्द गिर्द बाकायदा लकीर लगा दी जाती है लाल रंग की। और ये जो बाद में शजरे बनते हैं, बाद में जो लट्ठा बनता है, उस पर भी बाकायदा तौर पर ये लकीर लगा दी जाती है। इस लकीर के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और जितने ऑफिसर्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के, उन तमाम के अख्तियारात यहाँ के आके ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी ही ज़मीनों को लाल लकीर के अंदर की ज़मीनें कहते हैं और यही ज़मीनें हैं जो लाल लकीर के अंदर आ रही हैं। अब इस पर एक मरतबा फिर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने देखा कि हमने शुरू में जो लैंड की डेफिनेशन ली, इसके लिए भी बाकायदा हमने कंटेक्चुअलाइज़ किया। हमने फिर रेफरेंसेस लिए द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 56 सब सेक्शन बी और सेक्शन 64 से। अब जब आप एक पैनल के सामने बैठ के इस तरह से कंटेक्चुअलाइज़ करते हैं, ये 2 या 3 रेफरेंसेस देते हैं, तो आप यकीन करें कि बाज़ दफ़ा अगर आप लाल लकीर के बारे में अच्छी तरह नहीं भी बता सके, लेकिन आपने ये सेक्शन जो प्रॉपर सेक्शन है ये कोट किए हैं, तो वो पैनलिस्ट आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर देता है। और उसकी वजह सिर्फ क्या होती है? वजह ये है कि उसको अच्छी तरह पता लग जाता है कि इसने जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है ये भी पढ़ा है, टेनेंसी एक्ट 1887 भी पढ़ा है। और अगर इसको अच्छी तरह ग्रिप नहीं कर सका तो यकीनन आने वाली ट्रेनिंग में, आने वाले जब ख़ुद से ये काम कर रहा होगा और एज ए ऑफिसर जब ये फंक्शन करेगा तो उन डेफिनेशंस के बारे में, उन चीज़ों के बारे में ज़रूर अच्छी तरह से आगाह हो जाएगा। मेरी फिर भी आपसे गुजारिश होगी कि आप अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट करें और साथ में इन रेफरेंसेस को कोट करते जाएं। ये डेफिनेशन खुद से रीराइट करें और फिर रीराइट करके इनको अच्छी तरह से इनकी कंप्रीहेंशन हासिल करें। और फिर इस कंप्रीहेंशन के साथ आप जब इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने जाते हैं तो वहाँ पे जाके एक अच्छी डिबेट करें और एक अच्छी डिबेट के बाद अच्छे नंबर लें और फिर टॉप पोजीशंस में एक बेहतरीन जॉब नैब तहसीलदार हासिल करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और बहुत जल्द आप एक अच्छी पोजीशन में बैठ के सर्व कर रहे हूँ और एक अच्छी पोजीशन बैठ के अपने और अपने वालिदैन और दोस्तों के लिए फ़ख्र का बायस बनो। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।